साल था 1977 और इंदिरा को हराकर सत्ता में आई थी जनता पार्टी। उन दिनों दलितों के नेता बाबू जगजीवन राम को देश का प्रधानमंत्री बनाने की मांग जोर पकड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस तो पहले ही ऐसा करने से कन्नी काट चुकी थी और अब जनता पार्टी ने भी ऐसा ही कर दिया। इस बात को लेकर दलित वर्ग के लोग बहुत नाराज थे। उन्होंने दिल्ली में 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई कर रही होनहार छात्रा को भी बुलाया गया। जब वो सम्मेलन में बोलने के लिए गयी तो वहाँ पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे वो बार बार हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। जनता पार्टी के बड़े मंत्री और इंदिरा गांधी को चुनाव हराने वाले राजनारायण भी मंच पर बोलने पहुँचे और जैसे ही उन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया वैसे ही वो छात्रा नेताजी पर बरस पड़ी। रुकिए, मेरी बात सुनिए, आप हमें हरिजन कैसे बोल सकते हैं? एक तरफ तो आप जाति की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हमें हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको सकारात्मक रूप में भी लें तो हरि का मतलब ईश्वर और हरिजन का मतलब हरि के लोग। अगर हम ईश्वर की औलाद हैं तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद हैं? छात्रा के ये कहते ही जाति तोड़ो सम्मेलन में मौजूद जनता पार्टी के नेताओं ने माफी मांगी और इस बात पर राजी हुए कि संविधान के मुताबिक SC, ST और OBC शब्दों के इस्तेमाल करना ही ठीक रहेगा। ये घटना उस छात्रा के लिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि उस पर नजर पड़ गई थी सामाजिक न्याय के दिग्गज नेता काशीराम की। और ये छात्रा कोई और नहीं बल्कि बसपा अध्यक्ष और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती थी। जाति तोड़ो सम्मेलन में मौजूद रहे काशीराम मायावती के बोलने के कौशल और साहस से प्रभावित हुए। फिर सर्दियों की एक शाम काशीराम उनसे मिलने उनके घर गए। मायावती का परिवार तब तक घर का सारा काम खत्म कर चुका था और वो अपनी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। उनकी किताबों पर नजर डालते हुए काशीराम ने मायावती से पूछा, जीवन में आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? तो मायावती ने जवाब दिया कि वो लोगों की सेवा करने के लिए IAS बनना चाहती हैं। इसके जवाब में काशीराम ने कहा कि वो राजनेता बनकर बेहतर सेवा कर सकती हैं और मायावती को UPSC की पढ़ाई छोड़ नेतागिरी में आने की सलाह दी। काशीराम के शब्दों ने मायावती पर प्रभाव डाला और उन्होंने IAS बनने का विचार छोड़ दिया। उस दिन लिए इस निर्णायक फैसले के बाद मायावती देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। हालांकि मायावती के पिता प्रभुदास को अपनी युवा बेटी पर काशीराम का प्रभाव पसंद नहीं था। पिता ने मायावती को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। काशीराम ने एक बार कहा था, शुरुआत में मायावती के पिता ने उनके बसपा आंदोलन में शामिल होने का विरोध किया था। उन्होंने नहीं सोचा था कि बसपा का आंदोलन जोर पकड़ेगा और इसलिए उनकी बेटी जीवन में असफल हो सकती है। उन्होंने सुझाव दिया था कि उसे सुरक्षित रास्ता चुनना चाहिए और एक आकर्षक सरकारी नौकरी में जाना चाहिए। अगर मायावती को राजनीति करनी ही है तो उसे पहले से ही सफल किसी पार्टी में शामिल होना चाहिए, न कि अभी अभी लॉन्च हुई पार्टी में। इस पर काशीराम ने जवाब दिया, यह मेरे लिए विचारधारा का मामला है, उनके लिए भी यह विचारधारा का मामला होना चाहिए। सफलता या विफलता बाद में आती है। इसके बाद फिर मायावती ने बसपा आंदोलन को चुना। बाद में इस मुद्दे पर अपने पिता के साथ मतभेदों के कारण मायावती को अपना घर छोड़कर काशीराम के घर में जाना पड़ा। मायावती ने अपनी कानून की डिग्री पूरी की और साल 1984 से राजनीति में उतर गयी। अन्य नेताओं के विरोध के बावजूद काशीराम ने उन्हें बसपा में न सिर्फ प्रमोट किया बल्कि लगातार बढ़ाया। मायावती को उनके राजनीतिक गुरु काशीराम ने नेता बनने के लिए तैयार किया था। दोनों के व्यक्तित्व भले अलग अलग थे, लेकिन वे सामंजस्यपूर्ण ढंग से एक साथ काम कर सकते थे। काशीराम के एक्सट्रोवर्ट होने के विपरीत मायावती स्वभाव से लोगों को संदिग्ध नजरों से देखती और केवल मुट्ठी भर करीबी सहयोगी लोगों पर भरोसा करती। काशीराम खुद बसपा के आधार का विस्तार करने के लिए देश भर में यात्रा करते रहे और यूपी में इस काम के लिए उन्होंने मायावती को प्रदेश का प्रभारी बनाया। मायावती भी पूरे मन से अपने काम में लग गई और यूपी में पार्टी को खड़ा किया। राजनीति में मायावती का उदय तभी संभव था जब बसपा, जिसे काशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को लॉन्च किया था, एक पार्टी के रूप में फले फूले और सत्ता को प्रभावित करने की ताकत को छुए। बसपा की शुरुआत छोटे पैमाने पर हुई, जिसमें शायद ही कोई पैसा, कैडर या प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। इसकी सफलता खुद को बार बार विकसित करने, लगातार अपनी नीति बदलने और हर सामने आए राजनीतिक अवसर का फायदा उठाने की क्षमता में थी। समय के साथ जब भी पार्टी को लगा कि वो खतरे में है, इसने खुद को रूढ़िवादी पहचान की राजनीति करने वाली पार्टी से ज्यादा उदार वाली पार्टी में बदल लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1990 के दशक में बसपा एक आंदोलन से राजनीतिक पार्टी में बदल गई। इसके बाद गठबंधन के सहारे BSP एक बार नहीं बल्कि 3 बार सत्ता हासिल करने में सफल हुई और मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। चौथी बार में जाकर बसपा को अपने दम पर सत्ता पाने में कामयाबी मिली। 21वीं सदी की शुरुआत में BSP को 2 राष्ट्रीय पार्टियों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रभाव में गिरावट का फायदा मिला, जिसके बाद ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौती बनकर उभरी
और 2007 के बाद सभी को प्रतिनिधित्व देकर बहुजन समाज पार्टी बनी। मायावती ने चुनावी राजनीति में अपना पहला कदम 1984 में रखा और पहली बार केरना लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरी। उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने जोखिम उठाया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति लहर थी। उस समय कांग्रेस के अलावा किसी और के चुनाव जीतने की कोई संभावना न के बराबर थी। मायावती जीत तो नहीं सकी, लेकिन तीसरा स्थान पाने में कामयाब रही। साधारण कपड़े और साइकिल पर घूम घूम कर प्रचार करने वाली इस युवा कैंडिडेट को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मायावती अपनी असफलताओं से निराश हुए बिना साइकिल चलाकर भी चुनाव लड़ती रही। उनकी हार के तुरंत बाद हुई एक घटना को याद करते हुए लोग बताते हैं कि काशीराम मायावती को दृढ़ निश्चयी कहते थे। एक दिन जब काशीराम से पूछा गया कि क्या मायावती चुनाव हारने से निराश हैं, तो उन्होंने कहा, अरे नहीं, उनमें दम है। जब मायावती आई तो वह पहले से ही अगले चुनावों के बारे में बात कर रही थी, बिना किसी डर के। बता दें कि मायावती ने 1985 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट बिजनौर से लोकसभा उपचुनाव लड़ा। वो गांव-गांव पैदल और साइकिल से घूमी। 1984 में मिले महज 5,700 वोटों के मुकाबले वो 1985 के चुनाव में 65,000 वोटों तक पहुंचने में मायावती कामयाब रही। इस दौरान मायावती ने एक ओर जहां प्रसिद्ध दलित नेता रामविलास पासवान के खिलाफ रैली की, तो वहीं दूसरी ओर उनके सामने बाबू जगजीवन राम जैसे अनुभवी कांग्रेस नेता की बेटी मीरा कुमार थी, जिन्हें अपने पिता की विरासत का लाभ मिला और वो कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल करने में सफल रही। महज एक साल के अंदर बिजनौर में मायावती की बढ़ी हुई वोट संख्या न सिर्फ पार्टी की बढ़ती ताकत का सबूत थी, बल्कि वरिष्ठ नेताओं और मीडिया ने भी बसपा के इस कारनामे को नोटिस करना शुरू कर दिया था। मायावती वरिष्ठ बसपा नेताओं के निशाने पर आ गई। काशीराम ने बताया था कि पार्टी के वरिष्ठों ने उन पर उन अफसरों को कम करने का दबाव डाला जो वो मायावती को लगातार दे रहे थे। काशीराम के ऐसा करने से इनकार करने पर अधिकांश वरिष्ठ नेताओं ने बीएसपी आंदोलन छोड़ दिया। 2 साल बाद मायावती फिर हरिद्वार से चुनाव लड़ने उतरी और 1 लाख से अधिक वोट और दूसरा स्थान हासिल करने में कामयाब रही। जिस तरीके से मायावती ने अपना चुनाव अभियान चलाया था, इस समय तक बसपा को चुनाव आयोग की तरफ से मान्यता मिल गई थी। पार्टी के पास अपना चुनाव चिन्ह था। काशीराम और मायावती ने 1984 से 1989 तक के समय का उपयोग पार्टी को मजबूत करने के लिए किया। काशीराम ने 1989 में इलाहाबाद से बीपी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा और तीसरा स्थान हासिल किया। बसपा की तरफ से कांग्रेस के वोटों में की गई कटौती के कारण यूपी जैसे राजनीतिक रूप से अहम राज्य में कांग्रेस काफी कमजोर हो गई। इन चुनावों के बाद देश की मीडिया ने बसपा और उसके प्रमुख नेताओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया।